नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की धार्मिक सिटी के बारे में। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने धार्मिक सिटी की नींव रख दी है और वो धार्मिक सिटी है मध्य प्रदेश की सबसे पवित्रतम नगरों में मानी जाने वाली, सिटियों में मानी जाने वाली उज्जैन के बारे में। दरअसल महाकाल की नगरी उज्जैन स्थायी तौर पर धार्मिक सिटी बनने वाला है। उसकी वजह बहुत सारी हैं। हर 12 साल के बाद वहाँ सिंहस्थ होता है और महाकाल की नगरी की वजह से वहाँ और भी कई बातें, जब भगवान कृष्ण ने वहाँ शिक्षा प्राप्त की थी संदीपनी आश्रम में, काल भैरव का वहाँ मंदिर है। इसके साथ साथ वहाँ देवी जी की सिद्धपीठ भी है, भगवान गणेश का मंदिर भी है। इस तरह से कहा जाता है कि पूरे पृथ्वी पर उज्जैन एक ऐसी नगरी है जो कई बार पृथ्वी सहित, वहाँ की मिट्टी सहित स्वर्ग में गई है। तो बहुत सारी वजह हैं जिसके कारण उज्जैन नगरी का स्थान पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी पर विशिष्ट है और उसके चलते उसे धार्मिक सिटी की नींव के तौर पर देखा जा रहा है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और इस चर्चा में रहेंगे हमारे साथी स्काइप पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश के दूसरे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी, और फोन लाइन पर रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। दरअसल हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में धार्मिक नगरी की एक तरह से शुरुआत तब हुई थी जब भाजपा की सरकार बनी थी 2003 में और मुख्यमंत्री के तौर पर उमा भारती की ताजपोशी हुई थी। उन्होंने उज्जैन नगरी को धार्मिक नगरी घोषित किया था। वहाँ शराब और मांसाहार की अनुमति नहीं थी और ये सब चीज़ें उज्जैन नगरी के बाहर बिका करती थी। उसके बाद मुख्यमंत्री बदले, सरकार तो बीजेपी की रही, लेकिन धार्मिक नगरी का जो एक तरह से उनको टैग लगा था उज्जैन को, या उसको जो एक तरह से दर्जा मिला था, वो दर्जा होने के बाद भी उस पर अमल नहीं हो पाया। 2003 के बाद से एक बार फिर उज्जैन नगरी को धार्मिक नगरी बनाने की बात हो रही है और 2028 में मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में सिंहस्थ का आयोजन भी होगा। और हर 12 साल के बाद होने वाला ये आयोजन इस नाते भी महत्वपूर्ण है कि अगर धार्मिक नगरी में स्थायी तौर पर आश्रम बनाने की अनुमति मिलती है, स्थान आवंटित होता है, तो वो हर 12 साल के बाद जब सिंहस्थ होता है तो जो मठाधीश होते हैं, जो महामंडलेश्वर होते हैं, वो 2 महीने 3 महीने से वहाँ अपने आश्रम और पंडाल बनाने शुरू करते हैं। तो एक तरह से पंडाल बनाए जाते हैं, फिर 1-1.5 महीने के बाद वो पंडाल हटाए जाते हैं। तो अगर स्थायी नगरी ये बनती है और उन सब आश्रमों के लिए सरकार भूमि आवंटित करती है, तो जाहिर है कि वो डेवलपमेंट का काम अपने 12 साल तक आश्रम और मठाधीश और महामंडलेश्वर करते रहेंगे, जो उनको सिंहस्थ के ठीक पहले करना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं वहाँ, और हम तो इसको ये भी देख रहे हैं कि अब आजकल तो धार्मिक टूरिज्म की बात भी हो रही है, पर्यटन की बात भी हो रही है। प्रयागराज के बाद से इस बात को और बल मिल रहा है कि जहां 3 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है, व्यापार हुआ है, अब क्यों ना इस धर्म के आधार पर भी रोजगार की बात हो और इससे अर्थ की बात भी हो। काम और मोक्ष की बात तो, अध्यात्म की बात तो धर्म में होती है। आपकी राय, मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी के स्थायी तौर पर धार्मिक शहर बनाने के बाद क्या स्थितियां बदलेंगी, क्या सुधार होगा और इसमें क्या क्या बेहतरी की बात हो सकती है? रंजन जी, आपकी राय। माकूल जगह है धार्मिक नगरी बनाने के लिए। पहला तो है कि महाकाल का शहर है, जगह है, जिला है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसे महाकाल का अलग स्थान है। काल के देवता हैं, समय के देवता हैं, और वैसे भी वहाँ पे पूरे देश से लोग लाखों की संख्या में, अगर आप थोड़े समय के लिए सिंहस्थ किनारे कर दीजिए तो लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं वहाँ पे। अभी पिछले बार जब महाकाल लोक बना तो संख्या में करीब 10 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो दर्शनार्थी आए और श्रद्धालु आए जी। जो आपने प्रयागराज की बात की, उसके पहले मुझे लगता है कि धार्मिक पर्यटन से जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कैसे मिल सकता है, उसको महाकाल लोक ने दिखाया।
और बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में जो कॉरिडोर बना उसने दिखाया। मुझे याद है राघवेंद्र जी, मैं कोई राष्ट्रीय एक मैगजीन है, उसने मुझे कहा था स्टोरी करने के लिए, तो मैं स्टोरी कर रहा था, तो मुझे स्टोरी पहली बार पता चला कि महाकाल लोक बनने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है। एक ने कहा कि बहुत सारे होटल्स वहां पे ऑलमोस्ट बंद हो रहे थे। जो पिछला सिंहस्थ हुआ था जी तो नए नए होटल आ गए थे, काफी कोशिश किया उन्होंने। ये होता क्या था, लोग इंदौर आते हैं, उज्जैन पहुंचे और शाम को वापस इंदौर लौट जाते थे। महाकाल लोक बनने के बाद वहां पे लोग स्टे करने लगे उज्जैन में, तो बहुत से होटल जो बंद हो रहे थे राघवन जी, वो रिवाइव हो गए और बहुत सारे नए होटल आ गए। तो एक तो मैं एग्जाम्पल होटल का बता रहा हूँ। जी तो जब दर्शनार्थी आएंगे वहां पे रुकेंगे तो जाहिर है लोकल इकोनॉमी में वृद्धि होगी। जो लोकल लोग हैं, जो प्रसाद बेचने वाले हैं, फूल माला बेचने वाले हैं, तरह तरह के व्यवसाय से जुड़े लोग उनमें, या रेस्टोरेंट वाले हैं ऐसे लोग, तो अचानक वृद्धि हो रही है, हम लोग देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। जहां तक सिंहस्थ का मामला है, मैं उसको प्रयागराज को जोड़ना चाहूंगा। प्रयागराज में हर बार माघ मेला लगता है, हर हर साल 6 महीने पे अर्थ कुंभ लगता है। तो ये भी सवाल वहां भी उठता है, होता क्या, गंगा जी थोड़ा दूर है, गंगा जी का जो तट है वो कटाव से चेंज होता रहता है। तो बांध के नीचे, मतलब गंगा जी के साइड में जी आप पक्के निर्माण नहीं कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। तो वहां भी वही हर बार सरकार बजट बनाती है, हर साल वो बजट माघ मेला के लिए बनता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, स्थायी निर्माण हो नहीं पाता है। उसको देखते हुए लोगों की राय है कि, लेकिन बाद में कुछ काम हुआ भी वहां पे। तो यहाँ भी हो सकता है कि जहां तक जो सरकारी जमीन है, देखिए कुछ प्राइवेट जमीन सिंहस्थ पे लेने पड़ेंगे आपको। तो प्राइवेट जमीन पे तो ठीक है, आप एक्वायर कर सकते हैं सिंहस्थ के लिए, वहां निर्माण तो कर नहीं सकते। लेकिन जहां जहां भी सुविधा है, जहां सरकारी जमीन है, जहां पे हो सकता है, जो अखाड़े हैं, उनके लिए पक्का निर्माण हो सकता है। और पक्का निर्माण के साथ साथ जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, उनको विस्तार सरकार दे सकती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ की इकोनॉमी में और जो आसपास के शहर हैं राघवेंद्र जी, उनमें भी, क्योंकि वो भी लोग वहाँ पे आके बिजनेस करेंगे, चीजों से जुड़ेंगे, तो उस क्षेत्र की पूरे जो मैं मालवा की बात करता हूँ, जी पूरे मालवा की इकोनॉमी में ये वृद्धि आएगी और आस्था, और बहुत ज्यादा 10 गुना वृद्धि आएगी मुझे लगता है। एक बात और इसमें है, जो आपने कहा जी कि महाकाल लोक बनने के बाद लगभग 10% श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जो रात में नहीं, वहां 10 गुना, 10 गुना सर, 10 गुना बढ़ दस गया। गुना 10 गुना जो जी बड़ी सर। संख्या है। उसकी वजह है कि महाकाल लोक शाम के बाद एक तरह से खुलता है, क्योंकि उसमें जी लाइटिंग का मामला है। लोग उसको दिन में देखते तो उतना आनंद नहीं आता, लेकिन जब शाम होती है, रात होती है, तो उसके बाद वहाँ की बिजली, फव्वारे, जो फाउंटेन चलते हैं, राइट। उसको देखने के बाद फिर जो श्रद्धालु होते हैं, फिर वो इंदौर जाने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि 10 बज गए, 9 बज गए वहाँ। उसके बाद वो सोचते हैं कि अब यहीं कहीं कोई अगर रुकने की व्यवस्था हो तो बेहतर है कि उज्जैन में रुकें और सुबह महाकाल जी बाबा के दर्शन एक बार और करके फिर यहाँ से प्रस्थान करें। जी तो वो जो जी एक तरह से धर्म का लाभ लेने का जो मोह होता है, उसके कारण वो रात को रुक जाते हैं और सुबह एक बार और दर्शन करके जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, उसने पूरे उज्जैन की आर्थिक स्थिति को बदल दिया है। होता यह था पहले कि हर वीकेंड पर शनिवार इतवार को काफ़ी भीड़ होती थी, सोमवार को। अब वहाँ जो खबरें हैं उज्जैन की, वहाँ पूरे 7 दिन 12 महीने 24/7 है। एक जी जैसी भीड़ पड़ रही है, और वो संख्या जी बढ़ती जा रही है। उससे वहाँ की, जो आपने कहा कि फूल वाले हैं, फल वाले हैं, इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा कि फूल फल वहीं आसपास के खेतों से ही पैदा होते हैं। जब उनकी जी मांग बढ़ जाएगी फूलों की, तो फिर कृषि में फूलों के उत्पादन का रकबा बढ़ेगा, और वो रकबा बढ़ने की वजह से किसानों को कैश क्राफ्ट मिलेगी। फूल रोज़ टूटेंगे, रोज़ उनको पैसे मिलेंगे। नहीं तो गेहूं की फसल बोई तो 120 दिन, 110 दिन में आती है। आपने दूसरी फसल बोई, उसके लिए कम से कम 3 महीने का वक्त तो लगता ही है, 3-4 महीने का। ये जो फसल है, उनको रोज की तरह पैसा मिलेगा, और किसानों की भी एक तरह से आर्थिक स्थिति बदलेगी। वहाँ के जो लोग हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अब वहाँ होम स्टे का चलन बढ़ गया है। जब सिंहस्थ आएगा तो पूरा उज्जैन होम स्टे में तब्दील होगा, ऐसा मुझे सोचने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही है। क्योंकि जिस ढंग से प्रयागराज में 44 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद थी, वो आंकड़ा 60 करोड़ के ऊपर निकल गया है। आप सोचिए कि 44 से बढ़कर 60 करोड़, यानी लगभग 16-17 करोड़ की संख्या ज़्यादा है। अभी कल महाशिवरात्रि का दिन बाकी है। अगर ये संख्या मध्य प्रदेश के सिंहस्थ की हम बात करें, उज्जैन की,
तो वहाँ भी अगर 50-60 करोड़ के आसपास का अगर आंकड़ा जाता है तो न केवल उज्जैन बल्कि देवास, मैं तो कहूँगा कि इंदौर तक की आर्थिक स्थिति में एक बूम आएगा। और ये शहर उज्जैन पहला होगा जो धार्मिक नगरी बनेगा। फिर आपके पास अमरकंटक भी है, महेश्वर भी है, ओंकारेश्वर भी है, और ओरछा की हम बात करें, ओरछा है। फिर ओरछा के बाद दतिया पीठ, शक्तिपीठ की हम बात करें तो ये तमाम है कि इससे लगभग मध्य प्रदेश के 7-8 जिले और 2-3 संभाग तो एक तरह से आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, रोजगार बढ़ सकता है, पैसे मिल सकते हैं। ये स्थितियाँ डॉक्टर राहुल जी अभी हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, जब ये साकार रूप होगी तो हो सकता है इससे कुछ कम ज़्यादा 19-20 हो, लेकिन ये स्थितियाँ बदलेंगी जरूर। डॉक्टर राहुल रंजन, उज्जैन नगरी के बारे में ये कि जैसे ये धार्मिक नगरी बनने का इसका काम शुरू होगा, सिंहस्थ की तैयारी के तौर पर भी देखें तो 2378 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो विकसित हो जाएगी कुंभ नगरी या सिंहस्थ नगरी के रूप में। इसके अलावा वहाँ की जो सड़कें हैं वो 60 से 200 फीट चौड़ी की जा रही है। जो 4 लेन है उसको 6 लेन किया जा रहा है। देवास से उज्जैन तक, इंदौर से उज्जैन तक जो रोड है वो 6 लेन होने वाले हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ ठीक होगा, लाइट की व्यवस्था ठीक होगी, तो कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी नगरी का कायाकल्प हो जाएगा। ये एक लाभ मिलेगा और इससे टूरिज्म बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपकी राय? देखिए राघवन जी, बहुत सारी चीजें हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बाद ये बिल्कुल ही तय हो चुका है कि अब आस्था को भी हम इवेंट की ओर ले जा सकते हैं, धर्म को भी हम इवेंट की ओर ले जा सकते हैं और इवेंट को हम कारोबार से जोड़ सकते हैं। कुछ गलतियां प्रयागराज में हुई, कुछ अच्छाइयां प्रयागराज में हुई। तो अब चूंकि उज्जैन में महाकुंभ होने वाला है, बिल्कुल करीब आ गया है 2027 में, 28 में? ठीक राघवन जी, 2027 जी। तो अब बहुत बिल्कुल करीब है। और दूसरी चीज क्या है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो उज्जैन से ही हैं, उज्जैन के प्रति उनकी आस्थाएं हैं, उज्जैन को लेकर के कल्पनाएं हैं। तो ये तमाम चीजें जाकर के इकट्ठी हो गई हैं उज्जैन में। अब दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है कि बाबा विश्वनाथ के बाद में हिंदुस्तान में मात्र एक ऐसी ही पवित्र नगरी है या धरती है, उज्जैन महाकाल। पर इसके अलावा आप कई हैं ज्योतिर्लिंग, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व जो काशी विश्वनाथ का है, दूसरा महाकाल का है। तो अब ये कल्पनाओं को साकार करने का वक्त आ चुका है। और चूंकि क्या है कि अनादि काल तक ये समय चलेगा और हर 12 साल के बाद में महाकुंभ होगा उज्जैन में, उसका क्रम आता जाएगा। तो एक ऐसी व्यवस्था करना ही पड़ेगी सरकार को और इस दिशा में सोचना ही पड़ेगा जी। कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं जो स्थायी रूप से चले और वहां के जो निवासी हैं उनको स्थायी लाभ इन चीजों का मिलता रहे। क्योंकि क्या होता है कि फौरी तौर पे जब महाकुंभ आता है तो फिर सरकार व्यवस्थाएं करती है, उसमें अरबों रुपए, करोड़ों रुपए लगते हैं सरकार के। और वो होता ये है कि जब तक महाकुंभ चलता है तब तक वो व्यवस्थाएं चलती हैं और इसके बाद उसको उखाड़ दिया जाता है या तहस नहस हो जाता है। तो आप ये समझिए कि कम से कम कुछ नहीं होता तो 70% या 60% जो रुपया है सरकार, वो बेकार पानी में बह जाता है। उतने दिन का ही यूज होता है। सरकार यदि उस चीज को स्थायी रूप में कन्वर्ट करती है तो मैं ये समझता हूं कि वो फायदे का सौदा सरकार के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो आस्था को लेकर के महाकाल की नगरी में पहुंच रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही चीज है। और महाकुंभ ने जो प्रयागराज का है उसने ये बता दिया कि वाकई में यदि महाकुंभ था तो उसको रोजगार से किस तरीके से, इवेंट अपनी जगह है, फेसबुक पर और आप रील बना करके तमाम चीजें ये फोकस में तो आती हैं, ये अलग बिजनेस है। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों को या आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं तो फूल पत्री, मतलब सोचिए दातून तक में ये वहाँ दातून बेचने वालों ने भी 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख का धंधा किया है। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को यदि आप देखते हैं, पानी बेचने वालों ने धंधा लाखों में किया है, वहाँ फूल बेचने वालों ने लाखों में धंधा किया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहाँ 60 करोड़ या हम बहुत नहीं मान रहे हैं, चलो 50 करोड़ ही लोग गए होंगे। राहुल जी, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल पर उन्होंने श्रद्धालुओं को बिठाकर 3-3 किलोमीटर दूर लेकर उन्होंने भी हजार रुपए उनसे एक तरह से लिए हैं। तो मोटरसाइकिल वालों ने, इसके साथ साथ जो गंगा जी में प्राइवेट जो नाव वाले थे, स्टीमर वाले थे, उन्होंने एक एक श्रद्धालु से हजारों में लिए हैं, पैसे लिए कि हम आपको त्रिवेणी में ले जाएंगे, संगम में, वहाँ आप डुबकी लगा कर आइए। सरकारी तो वहाँ जो रेट था वो 150 रुपये था, लेकिन प्राइवेट जो नाव चल रही थी, जो स्टीमर थे, वो बताते हैं कि एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार रुपये, 2-2 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये तक लोगों से लिए हैं। जी
देखिए राघवेंद्र जी, सरकार पूरी व्यवस्थाएं नहीं कर सकती, किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। वो एक इवेंट को आयोजित कर सकती है और उसके लिए फौरी तौर से व्यवस्थाएं कर सकती है, लेकिन आप ये कहें कि कल्पनाओं से परे और आपकी अपेक्षाओं से दूर जाकर के लोगों की भीड़ वहां आती है, श्रद्धालुओं की, तो सरकार एक अनुमान लगाती है। यहाँ प्रयागराज में भी अनुमान सरकार ने लगाया था कि 30-35 करोड़ लोग होंगे, जस्ट दुगने हो गए, 60-65 करोड़ लोग हो गए। तो आप ये कहिए कि कल्पनाओं के तहत जो की जाती है फौरी व्यवस्थाएं, और अचानक ये व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। बिल्कुल। तो ये चीजें जो सामने आती हैं, तो सरकार के यदि देखिए, जिन चीजों की आप सोच रहे हैं, जिन चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि उज्जैन नगरी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। किसमें? बिजनेस सेक्टर में, धार्मिक बिजनेस, धार्मिक कारोबार, और वहां लोगों का आना जाना पहले की तुलना में, मुझे भी याद है जब गया था तो भस्मारती में मैं आसानी से भस्मारती कर चुका था, लेकिन आज की स्थिति हो चुकी है कि अब आप भस्मारती छोड़ दीजिए, इतनी भीड़ हो रही है। और कहीं वहां आप कह रहे हैं सैटरडे संडे, बस सही था कि सैटरडे संडे को ही भीड़ होती थी। काल भैरव पे भीड़ आपको दिखाई नहीं देती थी। आज काल भैरव यदि आप चले जाइए, महाकाल छोड़ दीजिए, काल भैरव आप चले जाइए तो आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं वहां। और पहले मैंने देखा है कि आज से 10-12 साल पहले जब गया था तो आसानी से दर्शन होते थे। बिल्कुल। उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां किस तरीके लोगों का रुझान बढ़ा है। पहले क्या था कि मध्य प्रदेश की जनता या आसपास के प्रदेशों के लोग महाकाल दर्शन के लिए जाते थे, बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि सुदूर दक्षिण भारत का व्यक्ति भी महाकाल आ रहा है। यदि विश्वनाथ गया है तो दूसरा उसका होता है कि स्टे हमको करना है उज्जैन में, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो उज्जैन उसके लिए सुसज्जित नहीं है। महाकाल लोक बन गया, वहां विस्तार हो गया, लेकिन रहने, सबसे और व्यवस्था क्या होती, आपकी रहने की सुविधा हो, खाने को मिल जाए, ट्रेवलिंग मिल जाए, ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो उसको ठहरने की व्यवस्था पर्याप्त मिल जाना चाहिए। पहले तो रंजन जी धर्मशालाएं हुआ करती थी, अब लोगों का जो रहने का स्तर है वो धर्मशाला से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। आजकल धर्मशालाएं भी होटल की तरह हो गई हैं। तो महाकाल मंदिर के पास की जो धर्मशाला वो अलग बात है, लेकिन इसके विस्तार से रहने की सुविधाएं बढ़ेंगी तो लोग रुकेंगे। मैं आपको बता दूं कि 9 अप्रैल 2028 से कुंभ शुरू हो रहा है और ये चलेगा 8 मई 2028 तक। तो अभी मेरे ख्याल से 25 चल रहा है, तो जाहिर है कि 3 साल का वक्त है अभी, और 3 साल के वक्त में बहुत सारे निर्माण कार्य भी हो जाएंगे। और अगर स्थायी तौर पर सारे अखाड़ों को अगर ज़मीन दे दी जाए तो वो लोग भी अपना काम अभी से शुरू कर सकते हैं और कुंभ के समय तक काफ़ी उनका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हमारे साथ फोन लाइन पर रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश सिंह जी, धार्मिक सिटी की नींव, धार्मिक नगरी की नींव उज्जैन से पड़ रही है, और एक तरह से हमने कहा कि ये धार्मिक आर्थिक व्यवस्था का मामला भी है। जैसे धर्म में अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चीज़ें होती है, तो धर्म के साथ साथ अध्यात्म के साथ साथ अर्थ का मामला भी मुझे लगता है कि मजबूती से धार्मिक नगरी करेगी। आपकी राय? राजनीतिक, प्रशासनिक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कुंभ के समय, वो उस पर बहुत खर्च होता है। मैंने देखा है ये तो अपने जो प्रयागराज कुंभ के टाइम पे भी देखा, और उसके अपने जो सिंहस्थ का पहला जो इसके पहले था उसमें भी देखा था कि बहुत खर्च होता है, और कुंभ के बाद वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। स्थायी रूप से धार्मिक स्थल बनाने का सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्थायी रूप से रहेगा तो कुंभ में भी काम आएगा। दूसरी बात यह है कि स्थायी रूप से धार्मिक स्थल जब बन जाएगा तो हम ये देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं, ये कुंभ में हमने ये देखा है कि सरकार को उम्मीद थी कि 30 करोड़ लोग आएंगे, 7 करोड़ आए। इसका मतलब देश की जनता, खासतौर से हिंदुओं का साइकोलॉजी बदली है, वो धर्म को के प्रति ज्यादा अटैच हो गया है, उसने पर्यटन को भी शामिल कर लिया है, और अब धर्म सिर्फ पर्यटन या धार्मिक आस्था नहीं रह गया, वो एक अर्थव्यवस्था का मूल आधार हो गया है। उज्जैन के आसपास की जो कृषि जो अर्थव्यवस्था है वो इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होगी। साल भर फूलों का कारोबार होगा, डेयरी उद्योग साल भर चलेगा। अभी क्या है, कुछ समय के लिए चलता है संबंध के लिए, लेकिन अब जब अगर स्थायी रूप से बन जाएगा तो ये तय है कि जिस तरह का ट्रेंड हिंदुओं में है उससे ऐसा लगता है कि अगर उज्जैन को स्थायी धार्मिक नगरी घोषित किया तो यहाँ भीड़ अभी 10 गुना बढ़ी है, ये इससे भी ज्यादा साल भर रहेगी, और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा अर्थव्यवस्था को। सिर्फ उज्जैन की अर्थव्यवस्था नहीं, इसमें देवास की अर्थव्यवस्था भी जुड़ेगी,
इंदौर की भी जुड़ेगी और ओंकारेश्वर की जुड़ेगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति उज्जैन आएगा वो ओंकारेश्वर भी जाएगा। तो सरकार को लगे हाथ ओंकारेश्वर को भी स्थायी धार्मिक स्थल घोषित कर देना चाहिए। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, प्रयागराज में 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। 3 लाख करोड़ का कारोबार कम नहीं होता। और अगर स्थायी रूप से उज्जैन और ओंकारेश्वर को धार्मिक स्थल बना दिया जाए तो इंदौर को मिलाकर, दोनों के बीच में इंदौर है, तो जो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा उसकी आज कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले वक्त में सरकार ये बिल्कुल गलत फहमी न रहे कि बहुत 10-15 करोड़ आएंगे। मुझे लगता है कि सरकार अगर जितना अनुमान लगाएगी उससे दुगना तिगुना श्रद्धालु आएगा। तो उसकी व्यवस्था के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर अभी से आवंटन हो जाता है तो उस समय की व्यवस्था करने के लिए ये वो जो अभी जो पैटर्न होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो उस समय भी काम हो जाएगा। तो सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके लिए उज्जैन। रमेश जी, मैं आपको बता दूं कि इसका असर भोपाल तक पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे वो भोपाल के स्टेशन पर उतरेंगे, रात को भोपाल रुकेंगे और फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो इंदौर, भोपाल, देवास ये सब प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन जो खास बात है और ये भी कि मेट्रो ट्रेन की बात भी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल का वक्त है। उस समय श्रद्धालुओं की बाढ़ आएगी, सैलाब आएगा, उसको सड़क के मार्ग से, हवाई जहाज के मार्ग से आप मैनेज नहीं कर सकते। उसके लिए ट्रेन का रास्ता भी होगा, मेट्रो की बात भी होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर अभी वक्त है और समय रहते अगर काम कर लिया जाएगा तो धार्मिक नगरी के साथ साथ सड़क के मामले में लगभग 2700 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया है इंदौर से उज्जैन और देवास से उज्जैन के लिए। लेकिन अगर मेट्रो ट्रेन की भी इसमें व्यवस्था अभी से जुड़ जाए तो 3 साल का वक्त है, तब तक इंदौर से उज्जैन के लिए भी मेट्रो की व्यवस्था हो जाएगी, देवास से उज्जैन के जाने की भी मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी, और सड़क मार्ग तो 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट हो रहा। लेकिन ये सब कम पड़ने वाले, क्योंकि फ्लाईओवर की ज़रूरत पड़ेगी महाकाल तक पहुंचने के लिए, उज्जैन तक पहुंचने के लिए। जहां तक सरकार ने अनुमान लगाया वो ये कि 20 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन ये संख्या 60 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। 3 गुना। समय कम है, 2-2, 4-4 वाक्यों में बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी रंजन जी आपकी हो जाए, राहुल जी आपकी हो जाए तो बड़ी सुविधा होगी। देखिए राघव जी, सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़ बढ़ रही है या जो आस्था का सैलाब देख रहे हैं हम लोग, उसमें बहुत बड़ा रीजन सड़कों का भी है जी। सड़कें अच्छी हुई हैं। दूसरा, हर घर में 4 पहिया वाहन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो पूरा परिवार, आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिले तो कोई इश्यू नहीं, प्लेन का किराया महंगा, कोई इश्यू नहीं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, 4-5 लोग बैठते हैं, चले जाते हैं। तो प्रयागराज में भीड़ हुई, बहुत से लोग साउथ से आए, बिल्कुल। उसमें ऐसे लोग थे जो गाड़ियों से दिखे, वो चीज आपको सिंहस्थ में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसी पार्किंग हो, वैसे रोड्स बने, और जैसे आपने फ्लाईओवर की बात की, अभी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेट्रो की बात आपने की, बहुत जरूरी है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है राघव जी, हमें नहीं भूलना चाहिए, जो भीड़ बढ़ेगी और जो प्रयागराज में हुआ है, भगवान न करे ऐसा यहाँ बिल्कुल कहीं नहीं होना चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट पर भी बहुत काम करने की जरूरत है। रंजन जी, डॉक्टर रंजन, आपकी बहुत 2-3 वाक्यों में टिप्पणी बस। राघवन जी, सिर्फ मेरा ये कहना है कि उज्जैन के जो लोकल लोगों हैं उनके साथ में एक सरकार को सर्वे करके एक समन्वय बिठाना चाहिए, जिससे कि वो अपने स्थान के जो जहाँ हैं, क्योंकि स्टे होम की आजकल परंपरा बन गई है, यदि लोकल के लोगों को मिला लिया जाता है, उनको सरकार सुविधाएं दे, उनकी फौरी तौर पे मदद करे। बिल्कुल। तो मैं ये कह सकते हैं कि लोकल के लोग सिंहस्थ में होम स्टे की भी बड़ी भूमिका रहेगी। सरकार के साधन कम पड़ जाएंगे, आश्रम छोटे पड़ जाएंगे। लोगों की मदद करना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं कुंभ के लिए। रमेश जी, आपकी राय? थोड़ा सा तब्दील करना चाह रहे हैं या सरकार को भीड़, यातायात और आवास प्रबंधन पे विशेष, मतलब 2-1 साल तक इस पे विशेष अध्ययन करना चाहिए और इस पर लोगों के सुझाव भी आमंत्रित करना चाहिए, और इसके आधार पे एक विशेष कार्य योजना बनानी चाहिए। सीधी यातायात, भीड़ प्रबंधन और आवास प्रबंधन। आपने ठीक कहा, इस पर सरकार को अभी से काम करने की जरूरत है। समय की कमी है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रंजन जी, आपका बहुत साधुवाद। राहुल जी, आपका बहुत धन्यवाद। और रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।